Okay, so good afternoon, dear students. I'll continue my discussion with merchant theory. Okay. पिछले लेक्चर में कोई डाउट हो तो आप पूछ लीजिए. Any doubt in our first and second lecture, please ask. चलिए ठीक है. Now the main purpose of today's lecture is to fill up this table. ये टेबल एक बार fill up हो गया तो you can do questions in GATE either related to orthogonal machining और orthogonal turning. मैं एक चीज बहुत पहले ही क्लियर कर चुका हूं आपको कि देखिए जब भी क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि इसमें ऑर्थोगोनल मशीनिंग लिखा है या ऑर्थोगोनल टर्निंग लिखा है. मैं ये 100% गारंटी के साथ नहीं कह सकता आपको कि ऑर्थोगोनल शेपिंग या ऐसा कोई ऑपरेशन लिखा हुआ नहीं आ सकता, बट मेजॉरिटी 80% ऑफ द गेट प्रॉब्लम्स आर दिस एंड 20% आर दिस. अभी तक इसके अलावा कुछ पूछा नहीं है तो हम इसी डोमेन में रहेंगे. अगर ऑर्थोगोनल मशीनिंग आता है तो ऑलरेडी आप जानते हैं प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है, बट अगर ऑर्थोगोनल टर्निंग आता है तो इन दैट केस डेफिनेटली सम जो भी मर्चेंट थ्योरी में पैरामीटर्स है जैसे T1, B, थीटा, अल्फा, ये सब कैसे हम कन्वर्ट करेंगे ऑर्थोगोनल टर्निंग में. जैसे कि एग्जांपल देता हूं आपको. चलिए पहले यहीं से स्टार्ट करते हैं. ये देखिए ये बहुत ही बढ़िया एक वे है स्टूडेंट को ये चीज समझाने का, नहीं तो स्टूडेंट को रटना पड़ जाता है. देखिए ये एक जनरल ऑर्थोगोनल टर्निंग ऑपरेशन. ठीक है दोस्तों, सॉरी ऑर्थोगोनल मशीनिंग ऑपरेशन जिसको हम 2 डायमेंशन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. दो यहाँ पे मोर क्लैरिटी के लिए 3D में दिखाएंगे. इसको आप क्या करें 90 डिग्री रोटेट करें. कर दिए और ये है आपका टर्निंग ऑपरेशन. अब इसे और इसे कंपेयर करें. ये है आपका T1 तो ये भी हो जाएगा आपका T1, करेक्ट. और ये है आपका विड्थ ऑफ कट तो ये भी हो जाएगा आपका विड्थ ऑफ कट. ठीक है. अब अगर टर्निंग में देखें तो ये विड्थ ऑफ कट क्या है. अगर हम नॉर्मल ऑर्थोगोनल मशीनिंग ऑपरेशन में देखें विच इज रोटेटेड बाय 90 डिग्री, तो दिस इज रोटेटेड बाय 90 डिग्री, राइट. है वही ऑपरेशन, बट अगर आप इसे टर्निंग से कंपेयर करें तो शायद ज्यादा बेटर विजुअलाइजेशन होगा आपको, क्योंकि ये है आपका टूल, सॉरी ये रहा आपका टूल, ये रहा आपका टूल, ये रहा आपका चिप, ये रहा आपका चिप. तो टूल और चिप तो दिख गए आपको, और ये वर्क पीस है, ये वर्क पीस है. अब अगर आप ध्यान से देखें तो जो विड्थ ऑफ कट है वो अंदर की तरफ है, इनसाइड द पेज, इनसाइड द डिजिटल पेज. ऑर्थोगोनल मशीनिंग में और टर्निंग में विड्थ ऑफ कट किधर होगा. टर्निंग में जो डेप्थ ऑफ कट है, क्योंकि टर्निंग में डेप्थ ऑफ कट रेडियली इनवर्ट होती है, राइट. दिस इज डेप्थ ऑफ कट. तो यहां पर मैं अगर आपसे पूछूं कि विड्थ ऑफ कट ऑर्थोगोनल मशीनिंग में किसके इक्विवेलेंट है, डेप्थ ऑफ कट के या किसी और पैरामीटर के या फीट के. जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, इसे इस तरह से देखिए. ये T1 है आपका. अब T1, दिस इज द डिस्टेंस T1. यहां पर T1 क्या होगा आपका. अगर आप ऑब्जर्व करें तो देखिए ये जो एक्सियल एंगेजमेंट है टूल का वर्कपीस के साथ, मतलब एक रिवॉल्यूशन में टूल कितना मटेरियल कट कर रहा है, दैट कैन बी थॉट ऑफ एज अ अनकट चिप थिकनेस.
So what I'm trying to say is that just let me know T1 is equivalent to what and width of cut is equivalent to what. Please question this answer. Acha, Rahul says T1 for feed. All other students, Pratik, Pritek, Hemant. Okay. So this is your feed, right? And what about width of cut? Can you tell me about width of cut now? सिंपल विजुअलाइजेशन है. यहाँ पे जो रेडियली इनवर्ड है वो विड्थ ऑफ कट है आपका, और वहां पर जो रेडियली इनवर्ड है वो डेप्थ ऑफ कट है. दैट्स हाउ यू कैन एक्चुअली इमेजिन दिस. दिस इज समथिंग विच स्टूडेंट यूजुअली फेसेस प्रॉब्लम इन अंडरस्टैंडिंग. मतलब होता क्या है, देखो मैं आपको बता, प्रॉब्लम क्या आती है स्टूडेंट के साथ, क्योंकि जनरली आई हैव सीन दिस इज नॉट बीइंग टोल्ड टू स्टूडेंट्स. ये बताया नहीं जाता है स्टूडेंट्स को. अब देखिएगा इधर चार्ट को देखिएगा. यहाँ पर T1 क्या लेंगे आप? यहाँ पर T1 तो आप डेप्थ ऑफ कट ले लेंगे. यहाँ पर T1 क्या लोगे आप? यहाँ पर T1 होगा आपका फीड इनटू sin phi. एग्जैक्ट वैल्यू बता रहा हूँ, कंसिडरिंग दी एंगल ऑल्सो. अब कभी कभी क्या होता है, बच्चा जब क्वेश्चन सॉल्व करता है तो फीड उसके सामने मतलब फीड दी हुई होती है क्वेश्चन, और उससे पूछा जाता है कि, और वो जो सोल्यूशन देखता है तो सोल्यूशन में अनकट चिप थिकनेस को फीड मान लिया जाता है. और कभी कभी जब वो ऑर्थोगोनल मशीनिंग का क्वेश्चन करता है तो T1 को डेप्थ ऑफ कट मान लिया जाता है. तो यहाँ सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है. क्यों? क्योंकि यहाँ पर विड्थ क्या होगी? विड्थ ऑफ कट. और यहाँ पर विड्थ ऑफ कट क्या होगी? डेप्थ ऑफ कट अपॉन sin phi. तो कंफ्यूजन ये है, कभी डेप्थ ऑफ कट को विड्थ ऑफ कट मान रहे हैं, कभी डेप्थ ऑफ कट को T1 मान रहे हैं. तो ये कंफ्यूजन अगर क्लियर हो जाए स्टूडेंट्स के दिमाग में तो 99% ऑफ द गेट प्रॉब्लम तो यही खत्म. मतलब गेट खत्म हो गया कि क्वेश्चन देखें, ऑर्थोगोनल मशीनिंग दिया है, ऑर्थोगोनल टर्निंग दिया है, एंड उसके ऊपर उसके बेसिस पर आप डिसाइड करें कि आपको T1 T2 क्या लेना है. T2 तो सेम ही होगा, T1 और विड्थ ऑफ कट क्या लेना है, क्योंकि ये इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस करेंगे आपके सरफेस एरिया. सरफेस एरिया क्या होता है आपका? BT1 अपॉन sin थीटा. तो यहाँ पर आपका सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? फीड इंटू साइन. अच्छा, पहले इसको लिखते हैं, डेप्थ ऑफ कट अपॉन sin phi मल्टीप्लाई बाय f sin phi डिवाइडेड बाय sin थीटा. This will give you the shear area. थीटा जो यहाँ पर थीटा है वही थीटा है, यहाँ पर भी फॉर्मूला वही यूज करना है आपको. थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा अपॉन के माइनस साइन अल्फा. के के लिए जो T2 T1 चाहिए वो T2 तो ठीक है, T1 मैंने बता दिया कैसे लेना है आपको. यहाँ पर अल्फा और यहाँ पर अल्फा नॉट. ये अल्फा नॉट कौन सा? ORS से लेना है. देखा था ना आपने, लैम्बडा अल्फा नॉट. ईटा तो ईटा ही है, फ्रिक्शन एंगल है ना. फोर्सेस के बारे में बात करता हूँ मैं आपसे. फोर्सेस के बारे में बात कर लेते हैं कि फोर्सेस कौन से लेना है सर, FCFT कौन से लेना है. यहाँ पर FCFT तो एक तो कटिंग वेलोसिटी की डायरेक्शन में था और एक परपेंडिकुलर था, तो ये तो क्लियर है FCFT. यहाँ पर कटिंग फोर्स और थ्रस्ट फोर्स कौन से होंगे सर, ये बता सकते हैं. ठीक है, तो ये टेबल को कंप्लीट करते हैं सबसे पहले. टर्निंग को अगर आप देखें तो रिजल्टेंट फोर्स एक्ट हो रहा होगा. जिसको आप 3 आर्बिटरी डायरेक्शन में रिजॉल्व कर सकते हैं. आर्बिटरी इन द सेंस, आर्बिटरी से ज्यादा, एक मिनट कौन आया है. आर्बिट्री से मतलब एक्स वाई जेड डायरेक्शन में, और तीनों का अपना अपना सिग्निफिकेंस है. एक्स का सिग्निफिकेंस है आपका कि वो लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन फीट की डायरेक्शन में है.
y का सिग्निफिकेंस है कि वो क्रॉस फीट की डायरेक्शन में है, और z का सिग्निफिकेंस है वो कटिंग वेलोसिटी की डायरेक्शन में। तो डेफिनेटली जो कटिंग वेलोसिटी की डायरेक्शन में होगा वो कटिंग फोर्स हो जाएगा, इसलिए pz को हम हमेशा पावर कंपोनेंट या कटिंग फोर्स कहते हैं। अब बात करते हैं px और py। px अगर आप देखें तो अलोंग द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस की डायरेक्शन में, मतलब फीट की डायरेक्शन में, तो डेफिनेटली ये थ्रेड के ऊपर, जिसके ऊपर लीड स्क्रू के ऊपर ये पूरा मैकेनिज्म चल रहा है, वहां पर इसका इम्पैक्ट आएगा। ठीक है, तो आपके थ्रेड्स में बैकलैश नहीं होना चाहिए, तो कोई दिक्कत नहीं। और px px सॉरी px नहीं, py रेडियल है, तो ये इस डायरेक्शन में फोर्स। अगर आप देखिए इस डायरेक्शन के ऊपर टूल के ऊपर फोर्स लगेगा, और टूल अगर मूव कर गया थोड़ा भी, तो आपकी डायमीटर की एक्यूरेसी खत्म हो जाएगी py के कारण। तो py की मैग्नीट्यूड थोड़ी कम होती है, बट स्टिल इट इज मोर हार्मफुल, एंड px इज लेस हार्मफुल, दो उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होता है, बट वो लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में बहुत मेजर चेंजेस नहीं ला सकता, डायमेंशन एक्यूरेसी में बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं आ सकता जितना इफेक्ट py से आ सकता है। फॉर दैट रीजन these are the three forces, and for that reason now you have to tell me कि सर fc क्या होगा। तो ये तो fc होगा, ये तो हमने डिसाइड कर लिया क्योंकि कटिंग वेलोसिटी की डायरेक्शन में। अब ft क्या होगा, ये क्वेश्चन आज तक गेट में नहीं आया, बता रहा हूँ मैं आपको। और ये अगला क्वेश्चन हो सकता है py होगा या px होगा, बताओ। प्रतीक बताओ, बाकी स्टूडेंट्स बताओ, यू कैन यूज माइक। ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन समझ लेना गेट का। py is ft। py is ft, कौन बोला? ऋतिक। हाँ ऋतिक, हाँ ऋतिक, हाँ ये पीवा एक आंसर आ गया। प्रतीक, हेमंत, राहुल, सर पूरा px होगा। ठीक है। px अच्छा px, और बोलो। हेमंत का px हो गया। हाँ उर्वी कुछ बोल रही है क्या? उर्वी या शुभांगी? सर px और py का रिजल्टेंट। कौन बोला ये कौन बोला? यस सर, राइट। ये कौन बोला? सर राहुल, मैंने बोला। बहुत बढ़िया बोला, बहुत बढ़िया बोला लड़के तुमने। px और py का जो रिजल्टेंट होगा वो थ्रस्ट फोर्स होगा, क्योंकि थ्रस्ट फोर्स जो होता है वो कटिंग फोर्स के परपेंडिकुलर होता है माना, बट px और py का जो रिजल्टेंट होगा वो भी कटिंग फोर्स के परपेंडिकुलर ही होगा, दैट इज कंसीडर्ड एज अ थ्रस्ट फोर्स। अब स्टूडेंट्स क्या करेंगे, देखो आप लोग तो फिर भी यू आर लाइक फ्रॉम अ वेरी साउंड कॉलेज, बट 99% ऑफ द स्टूडेंट्स आई विल से दैट दे विल कंसीडर आइदर px और py, अगर उन्होंने ये कभी नहीं पढ़ा कि px को थ्रस्ट मान लेंगे या py को थ्रस्ट मान लेंगे, एंड दैट विल लीड टू अ रॉन्ग आंसर। तो ये है आपकी सिचुएशन। सर बट अगर वो ऐसे लॉजिक से सोचे कि पावर कंजम्पशन कहाँ कहाँ जा रहा है, तो एक तो थ्रस्ट में जा रहा है, कटिंग में जा रहा है, बराबर सर? थ्रस्ट में नहीं जा रहा है, कटिंग में जा रहा है पावर, और प्लास्टिक डिफॉर्म मतलब हाँ सॉरी प्लास्टिक डिफॉर्मेशन में जा रहा है, और एक फ्रिक्शन को ओवरकम करने में जा रहा है, दैट्स इट। अच्छा हम्म, ठीक है। और बताओ, बोलो बोलो। नहीं सर, मैंने सोचा कि थ्रस्ट मतलब जो भी दो वेलोसिटीज के डायरेक्शन में जो दो फोर्सेस होंगी वही थ्रस्ट और कटिंग फोर्सेस होंगी करके। वेलोसिटी की डायरेक्शन में तो एक ही फोर्स है, pz, और तुम फीड की बात कर रहे हो, वो फीड इज द मोशन। मैं समझ गया तुम क्या कहना चाह रहे हो, आई गॉट योर पॉइंट कंप्लीटली, कि एक मोशन ये हो रहा है और एक मोशन ये हो रहा है, तो एक वेलोसिटी ये हो गया और एक ये हो गया। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। ठीक है, क्योंकि फिर ओके कहीं ना सर। कहीं फोर्स का कंपोनेंट तो ये भी है, इनवर्ट भी है, तो px और py का रिजल्टेंट लिया जाता ओके सर। है। टू बी ट्रू, सही बताओ ना, तुमको बहुत ज्यादा स्कोप नहीं है गेट के लिए, गेट या किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में इसकी डिटेलिंग करने के लिए। नहीं तो इसकी डिटेल में जाना चालू करें ना हम लोग, तो है इंटरेस्टिंग है काफी, बट कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जरूरत नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं अभी तुमको एंड टाइम पे पढ़ा रहा हूँ मटेरियल साइंस मैन्युफैक्चरिंग, उसके लिए बता रहा हूँ मैं, जनरल जो कोर्सेज रहते हैं वहां पे भी नहीं बताता हूँ बच्चों को, क्योंकि बहुत सारा सिलेबस होता है मैन्युफैक्चरिंग का, और बहुत ज्यादा बर्डन भी देना सही नहीं होता है अननेसेसरली, मतलब अपना ज्ञान पी लिया बच्चों को, तो वो मैं सही नहीं समझता हूँ, स्पेशली कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए, और स्पेशली सब्जेक्ट्स लाइक मैन्युफैक्चरिंग जो कि बहुत फास्ट है। एफएम में जरूरत होती है आपको डिटेलिंग करने की, यहाँ पर फिक्स टाइप ऑफ क्वेश्चन आते हैं, और जो वेरिएशन है मैं आपको बता ही रहा हूँ। लॉजिक है हर चीज के पीछे, बट उसके लिए फिर और इन डेप्थ जाना पड़ेगा हमको, विच इज नॉट रिक्वायर्ड राइट नाउ।
तो ये px है और ये py है, और इसका जो रिजल्टेंट होगा ये कटिंग एज के परपेंडिकुलर एक्चुअली, ठीक है। और ये जो प्लेन है आपका, ये ऑर्थोगोनल प्लेन होता है। कटिंग एज के पर एक प्लेन होता है कटिंग प्लेन ओआरएस में, और एक प्लेन होता है ऑर्थोगोनल प्लेन, तो इट पासेस टू देयर। और ये जो एंगल होगा आपका, ये फाई होगा, हम डिस्कस कर चुके हैं इसके ऊपर, फाई ओआरएस सिस्टम में ये फाई होगा, तो ये 90 माइनस फाई होगा, तो ये भी फाई होगा। तो अगर आप ट्राइंगल देखें ये वाला, और ये px, तो यहां से साइन फाई इक्वल टू px अपॉन px वाई, और यहां से आपका px आ जाएगा px वाई साइन फाई, cos फाई इक्वल टू py अपॉन pxy. pxy is ft, of course, right? तो thrust force is py upon cos phi and px upon sin. तो ये हम हमारी टेबल कंप्लीट कर लेते हैं यहाँ। है ना, एक मिनट दीजिएगा मुझे, जस्ट गिव मी अ मिनट। तो आपकी टेबल कहाँ गई? ठीक है, तो एफ सी तो यहाँ पर पीजेड हो जाएगा आपका एज इट इज, और एफ टी वुड बी इक्वल टू पी, क्या था, पी वाई था, पी एक्स था। pxy सर, पी एक्स अपॉन साइन फाई, pxy, हाँ px अपन हाँ sin y। ये ना, पी वाई अपॉन, ठीक है। बस इतना सा आपको, ये टेबल आई थिंक पूरी फिलअप हो चुकी है। यस, ये ध्यान रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है। ऑल द क्वेश्चंस इन गेट एंड ऑल द इंजीनियरिंग सर्विसेज, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, फॉरेन सर्विसेज, सब इसी के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। चलिए, एक कॉन्सेप्ट और इसमें मैं बता देता हूं आपको कि आपके नोट्स देखे थे तो मैंने छूट गया था, बड़ा सिंपल है वैसे, आप लोग आइडेंटिफाई कर लोगे। देखिए, ये विड्थ ऑफ कटिंग है, इसे बी कह देते हैं, और मेटल कटिंग में जो आपकी चिप बनी उसकी विड्थ भी हम सेम मानेंगे, करेक्ट। दिस इज थीटा ओवर हियर, this is T1 over here and this is the T2,
So the length, initial length of the workpiece L1, मतलब the material to be cut, मतलब जो ये वाला पार्ट है आपका T1 and width equal to, मतलब जितनी भी लेंथ कट हो रही है, वो अभी ऐसे डिफाइन नहीं कर सकते आप कितनी लेंथ कट हो रही है, बट जितनी भी लेंथ कट हो रही है उसमें T1 मल्टीप्लाई करें हम, ठीक है, और उसको इक्वेट करें L2 T2 और B से, तो दिस विल गिव यू अ रिलेशनशिप लाइक दिस। तो यहाँ पर आपको T1 T2 का रेशियो चाहिए अगर K, तो K हो जाएगा आपका L1 अपॉन, many times length is also expressed in exams, right? ये पार्ट, इसका फोटो ले लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या काम करिए ये फॉर्मूला लिख लीजिए, टेबल वाला बना लीजिए, 2 मिनट में दे देता हूँ, है ना। फिर हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके फ्रेंड्स, चलिए अब इस टॉपिक को कंप्लीट कर लेते हैं। कंपैरिजन तो हो गया है, बट एक एक पॉइंट और रह गया है, उसके बाद ही हम बात करेंगे। ऑर्थोगोनल कटिंग में मैंने आपको बता दिया था लैम्बडा 0 रहता है, ये याद रखिएगा, यहाँ पे लिखा हो, लिख देता हूँ बड़े अक्षरों में, लैम्बडा इक्वल टू 0, दैट्स इट। इंक्लिनेशन एंगल जो आर एस का होता है दैट इज 0, नो नीड ऑफ गोइंग इनटू द ऑर्थोगोनल रिग सिस्टम ज्योमेट्री राइट नाउ। हाँ, और कुछ कुछ जगह ये भी होता है कि फाई जो है आपका, कौन सा है फाई एंगल, ये है, फाई की वैल्यू अगर 90 डिग्री हो जाए, ठीक है, दिस इज द केस, तो सच केसेस आर कंसिडर्ड टू बी प्योर ऑर्थोगोनल कटिंग। तो लैम्बडा इक्वल टू 0 एंड फाई इक्वल टू 90 लीड्स टू प्योर। अगर लैम्बडा 0 है तो ओनली ऑर्थोगोनल, ठीक है, याद रखिएगा। मतलब दिस इज नॉट ऑलवेज श्योर कि 90 डिग्री होगा फाई तो ही ऑर्थोगोनल टर्निंग होगी, नहीं, ये गलत फहमी होती है स्टूडेंट्स के दिमाग में, इसलिए मैंने बता दिया आपको कि फाई 90 डिग्री जरूरी नहीं है, लैम्बडा 0 है 90 डिग्री। नाउ द इफेक्ट ऑफ एंड कटिंग एज एंड साइड कटिंग एज, देखिए यहाँ पर एग्जांपल लेता हूं मैं आपके सामने, इसे बहुत एग्जैगरेट करके दिखा रहा हूं मैं। लेट्स से ये टूल है हमारा, एक आरपीएम क्या समझते हैं हम लोग, 600 आरपीएम अप्रोक्सीमेटली मान लेते हैं इसके रोटेशन का। अब यहां पर कटिंग कैसे हो रही है, ध्यान से समझिएगा इस बात को, मेन तो समझना ही है कि ये रोटेट हो रहा है, ये वर्कपीस रोटेट हो रहा है आपका, और ये कंटिन्यूसली इधर मूव कर रहा है। ऐसा नहीं हो रहा है कि इसने एक रिवॉल्यूशन लिया फिर ये इधर मूव करा टूल आपका, फिर इसने एक रिवॉल्यूशन लिया फिर टूल आपका एक इधर मूव किया, इसने एक रिवॉल्यूशन लिया फिर टूल इधर मूव किया, नहीं, दिस इज नॉट हैपनिंग। व्हाट इज हैपनिंग is one revolution is occurring and parallelly tool is moving. Because of that, what is happening? There is some uncut portion remaining. Okay, how and why? See, let's say एक revolution के बाद आपका tool यहाँ पहुंच गया. This is a new position of your tool. So this much part actually will remain uncut. थोड़ा सोचना पड़ेगा आपको इसके लिए.
और ये कोई बहुत ज्यादा मटेरियल नहीं है। देखिए मैं आपको 600 आरपीएम से विजुअलाइज करा रहा था कि 1 मिनट में 600 आरपीएम, राइट, मतलब 60 सेकेंड्स में 600 आरपीएम रिवॉल्यूशन। तो 1 सेकेंड में कितने रिवॉल्यूशन, या एक रिवॉल्यूशन कितनी देर में हो रहा है, 1/10 ऑफ सेकेंड। अब एक रिवॉल्यूशन में 1/10 सेकेंड लग रहा है, और टूल हार्डली 0.01 0.02 mm 0.3 0.1 0.1 0.2 mm इससे ज्यादा ट्रांसलेट नहीं करेगा। तो ये मैं बहुत एग्जैगरेट करके दिखा रहा हूँ आपको, है ना। इसलिए आपने कभी टर्निंग के जॉब को हाथ लगाया होगा इस तरह से, तो आपको कुछ इस तरह की फीलिंग आई होगी। तो दीज आर अनकट रिजेस बेसिकली। तो यहाँ पर ये इस तरह की माइक्रो एस्पेरिटीज बोलना चाहिए या रिजेस बोलना चाहिए, बन जाती है या बनने वाली होती है, क्योंकि आप कंटिन्यूसली रोटेट भी कर रहे हो, टूल को मूव भी करा रहे हो। तो डेफिनेटली जैसे ही ये रोटेट होगा आपका, तो टूल, देखो ऐसे समझना आप इस बात को, कि टूल आपका यहाँ होता, आप इसे पूरा रोटेट कर देते तो कुछ नहीं छूटता, बट आपने जब इधर मूव कर दी तो जो पार्ट कटने वाला था वो रह गया, काइंड ऑफ। तो ये हेलिक्स काइंड ऑफ हमेशा बनेगा यहाँ, हेलिकल ग्रूव्स बनते हैं। थ्रेडिंग भी तो ऐसी ही होती है। तो ये हेलिकल ग्रूव्स एक्चुअली में आपको ऐसे ट्रायंगुलर फॉर्म में दिखते हैं, ठीक है। तो हमें एक बात बताइए आप, कि इस हाइट को मैं अगर इस पोर्शन को एग्जैगरेट करके दिखाऊं आपको, जरा देखें ये जो हाइट है आपकी, आप इसे ज्यादा चाहते हैं या कम चाहते हैं? ये जो मैक्सिमम हाइट आप देख रहे हैं, डू यू वांट दिस टू बी लेस और मोर? कैन यू टेल मी? लेस। Less, because it will directly affect your surface finish. तो जरा देखते हैं कि कौन इफेक्ट कर रहा है इसे। देखिए एक तो ये एंगल इफेक्ट कर रहा है, ये एंगल कौन सा होगा? ये एंड कटिंग एज, ओ आर एस, ए एस एस। और ये कौन सा कटिंग एज, ये कौन सा एंगल होगा? ये एंगल होगा आपका फाइव, ओ आर एस। कुछ नहीं करना है हमें, सिंपल ठीक है। इसे ऐड कर देते हैं हम, ए बी प्लस बी डी। ए बी प्लस बी डी क्या हो जाएगा? ए बी प्लस बी डी। ये डिस्टेंस कितनी है? फीट के बराबर है, मतलब एक रिवॉल्यूशन में आपने कितना डिस्टेंस ट्रैवल करा? यस, फीट, करेक्ट। तो ये हो गया आपका फीड। फीड इक्वल टू एच मैक्स कॉट फाइव प्लस कॉट फाइव। अब यहाँ पर एक सिंपल आप बात कर सकते हो कि फाइव इंक्रीजेस, 10 फाइव इंक्रीजेस, कॉट फाइव डिक्रीजेस, करेक्ट। अब अगर ये क्वांटिटी डिक्रीज होगी तो एच मैक्स क्या होगा? इंक्रीज होगा। सो 5 more will give h max more,
which is not desirable. So phi less, Hmax less, it will give you better surface finish. So lower principal cutting edge angle is preferred for surface finish. Similarly, the same thing you can say for end cutting edge. और आप यहाँ ये जरूर कह सकते हो कि phi s जितना ज्यादा हो उतना ही ज्यादा Hmax का होगा। क्यों? क्योंकि 5 + 5s इक्वल टू ये कम होगा तो ये बढ़ेगा। This is how surface finish is being affected by your tool. Okay, and this RA value, मैं RA value की बात करूंगा आपसे। This is मेट्रोलॉजी इंस्पेक्शन में जहाँ पे पीक्स एंड वैलीज होती हैं। ये तो we take in account some length and we take an average, arithmetic average of it. It will give us an RA value. ठीक है, we'll talk about it. It is equal to Hmax upon और जो टूल का नोज रेडियस होता है, इट ऑल्सो हैव सम इफेक्ट ओवर हियर, दैट इज f स्क्वायर अपॉन थीटा। इन सबको आप ज्योमेट्रिकली प्रूव कर सकते हो, ठीक है, बट गेट में अभी तक ये पूछे ज्यादा नहीं गए हैं, इसलिए मैं इसमें ज्यादा फोकस नहीं करूंगा। गेट में जो 80% 90% मैकेनिकल मेटलर्जी के उसके सॉरी क्वेश्चन आते हैं, मैं मैन्युफैक्चरिंग में मैकेनिकल की बात कर रहा हूँ अभी यहाँ पर, ठीक है। पीआई में डेफिनेटली स्कोप ज्यादा है इन सब चीजों को पूछने का, बट मैकेनिकल की बात करूँ मैं स्पेशली, तो मैकेनिकल में तो स्ट्रिक्टली 80% ऑफ द टाइम दे आस्क ऑर्थोगोनल मशीनिंग ओनली, टर्निंग में भी एंट्री नहीं लेते हैं, तो ये तो बहुत डेप्थ हो गई। ओके, चलिए, so just get ready with calculators, numerical calculators and your formulas, ठीक है। We are going to start with the numericals, okay। चलिए, गो अहेड। यहाँ पर एक इंफॉर्मेशन दे देता हूँ, ये ORS कोशिश करें इसको सॉल्व करने की। आई एम हियर ओनली। 2003 IAS का कन्वेंशनल क्वेश्चन, मैं ही हूं, आप सॉल्व करें, कोई डाउट हो तो मुझसे पूछे। सर स्क्रीन, हाँ, एक एक आंसर जैसे ही आता जाए मुझे बताते जाइएगा। थोड़ी सी हेल्प जरूर कर देता हूँ यहाँ पर आपकी। देखिए, टर्निंग है, सबसे पहले तो क्लियरली दिया हुआ है कि अब आपको ऑर्थोगोनल टर्निंग की थ्योरी यूज करनी है। यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट एंगल है वो दिया हुआ है फाई। फीड दे रखी है आपको 0.32। अब जैसे ही फीड दिख जाए आपको, वैसे ही समझ जाना T1 दिया हुआ है, और जैसे ही डेप्थ ऑफ कट दिया जाए वैसे ही समझ जाना विड्थ ऑफ कट दिया हुआ है। मतलब ये देख के आपको ये समझ में आ गया कि आपको एरिया, शियर्ड एरिया दिया हुआ है, PZ दिया हुआ है, टेंजेंशियल कंपोनेंट और एक्सियल कंपोनेंट दिया हुआ है, और T2 दिया हुआ है। मतलब T1 T2 दिया हुआ है और अल्फा यहां से निकल जाएगा, ये लैम्बडा और ये अल्फा। तो बेसिकली आपके पास थीटा निकालने का बहुत अच्छा ऑप्शन है, आप थीटा निकाल सकते हो। और फ्रिक्शन और नॉर्मल आपको निकालना है, तो उसके लिए मैंने आपको कल ही बताया था कि दो तरह के क्वेश्चन आते हैं, एक में FCFT दिया रहता है और एक में FCFT नहीं दिया रहता है, 3 एंगल एक फोर्स दिए रहते हैं। तो यहाँ पर FCFT दिया हुआ है आपको, बट FT डायरेक्टली नहीं दिया हुआ, एक्सियल कंपोनेंट के फॉर्म में दिया है, जिसे आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, राइट।
सो जस्ट प्रोसीड विद द वे। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले FCFT निकालना है, और FCFT से फिर फ्रिक्शन और नॉर्मल के सेम वही फॉर्मूले यूज करना है, कॉलेज स्टूडेंट टू कैंटीन वाले। सबसे पहले बताया FT कितना आ रहा है, थ्रस्ट फोर्स। हाँ करेक्ट, 828.22 इज करेक्ट। So FT would be equal to Px upon sin phi. फ्रिक्शन बताएं कितना है? न्यू आया 0.69, 828। करेक्ट करेक्ट। नॉर्मल 1200 है, सिंपल है।
तो पूछ रहे हैं टाउ एस एफ एस अपॉन एस। अब शेयर फोर्स का फॉर्मूला आपको पता है, एफ सी कॉस थीटा माइनस एफ टी साइन थीटा। थीटा कितना आया तुम्हारा? नहीं, थीटा गलत आया है शायद, थीटा चेक करो। थीटा 21.125 है। हाँ करेक्ट, प्रतीक का थीटा सही है। चलने दो, करो, आई विल बी बैक इन 30 सेकेंड्स। हाँ जी, थीटा सही आ गया आपका। कॉस अल्फा अपॉन के माइनस साइन अल्फा, के कितना आ रहा है आपका? के आ रहा है 2.588। के सही कैलकुलेट करो, के में गलती क्यों है? सर वो मर्चेंट थियरी लगा है, वो नहीं चलेगा क्या? नहीं 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 नहीं, मर्चेंट थ्योरी तब तक नहीं लगाना है, पहले इसको इंपॉर्टेंस देना। ये अच्छा काम किया तुमने की बात कर ली मुझसे। टेन थीटा इक्वल टू के कॉस अल्फा अपॉन, सॉरी, कॉस अल्फा अपॉन के माइनस साइन अल्फा। इसको सबसे पहले प्रायोरिटी देनी है आपको, मैंने पिछले लेक्चर में भी कहा था। मर्चेंट थ्योरी तब लगानी जब ये ऑप्शन अवेलेबल ना हो आपके पास, ठीक है? क्योंकि वो थ्योरी इतनी ज्यादा वैलिडेटेड नहीं है जितनी ज्यादा ये फॉर्मूला वैलिडेटेड है। क्योंकि आपको डायरेक्टली के सब दिया है, अल्फा दिया है, के दिया है, तो थीटा निकालना आपके लिए काफी आसान है। अब डायरेक्टली ज्योमेट्री से निकाल सकते हो आप, तो आप काय को मर्चेंट थ्योरी यूज करोगे जब ज्योमेट्री से काम हो जाए आपका। गेटिंग दिस? तो नेवर एवर डू दैट। ओके सर। कहाँ अटक गए यार? एफएस कितना आया? एफएस आया होगा आपका
820.861 टाउ एस नहीं यार, गलती की हो सूरज। एफ एस इतना आया और एस आएगा 3.55, तो यहाँ से टाउ एस आ जाएगा आपका 231.126। कंफर्म करो। नहीं नहीं, कंफर्म करो उसको, प्लीज कंफर्म दिस आंसर। सर एएस कितना आया? एस 3.55, ठीक है। BT1 डिवाइडेड बाय साइन 21.125। हाँ 3.55 सही है। एस क्या होगा तुम्हारा? BT1 अपॉन साइन थीटा। विड्थ ऑफ कट कितना दिया हुआ? अब ये BT1 तो आप सीधे लिख सकते हो ना। सर 245.52 आ रहा है। क्या स्ट्रेस? हाँ नहीं, 231.125 कितना था, वेरिएशन थोड़ा आना चाहिए। विड्थ ऑफ डेप्थ ऑफ कट है 4 और 0.32, तो ये होगा 4 डिवाइडेड बाय साइन फाइ इंटू 0.32 इंटू साइन फाइ डिवाइडेड बाय थीटा। नहीं, BT1 डेप्थ ऑफ कट इंटू T1। सर साइन फाइ कैंसिल हो गया ना सर। हाँ साइन फाइ बिल्कुल कैंसिल होगा, डिवाइडेड बाय साइन थीटा, तो ये आएगा 4 इंटू 0.3 डिवाइडेड बाय साइन 21.125। सूरज क्या कर रहा है भाई? ये 0.32 है। सर वो टेबल में डेप्थ ऑफ कट अपॉन साइन थीटा था, वो लिया डायरेक्टली। अरे यार, टेबल में गलती कर दी सर आपने, और हमने भी गलती कर दी। कहाँ है टेबल भाई? ये एफ है तो सही, पहली बार मैं बच गया गलती करने से। ये एफ है तो ए सही। सर। हाँ तो ए सी तो है ये, एफ है तो सही लिखा। सही है सर। सूरज भाई, नहीं मैं कर सकता था ऐसी गलती, बट इस बार बच गया मैं। ठीक है, थोड़ा ध्यान रख लिया करो एक बार तो। एस आ गया। एस आ गया, एफ एस आ गया। टाउएस कंफर्म करो जरा। पावर 4.012 आएगा, पावर आएगा 4.021, सॉरी किलोवाट। और 233 भी नहीं चलेगा प्रतीक, कहाँ गलती कर रहे हो? मेरे से कहाँ मैच नहीं कर रही तुम्हारी वैल्यू। 3 डिजिट तक लेना है आपको, कभी भी क्वेश्चन सॉल्व करो तो 3 डिजिट तक चलते हुए लेते हुए चलो, ये तरीका होता है इसका। फोर्थ थर्ड डिजिट को राउंड ऑफ कर लो। आ गया सर, वही गलत हो गया टेक्निकली। ठीक है, बाकी उर्वी, शुभांगी, नम्रता, वो बन गया आपसे भी।
चलिए बढ़े आगे फिर, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। जब समझ में आया ये करे कैसे कैसे सारी चीजें आपको एक्सपोज करनी है। ये अच्छा क्वेश्चन है। अब गेट में क्या आएगा देखो, गेट में आपसे वो सिर्फ पूछ लेंगे म्यू, तो म्यू के लिए आपको एफ और एन निकालना होगा, एफ और एन के लिए आपको एफ सी एफ टी निकालना। कैलकुलेशन तो बहुत ज्यादा है नहीं यहां तक, क्योंकि अल्फा ऐसे ही 0 दिया हुआ है। अब बच्चा एफ टी में अटक जाएगा कि एफ टी क्या लूं, पीएक्स लूं, पीएक्स ले लेगा बच्चा एफ टी को, बच्चा ये गलती कर लेगा और बाहर हो जाएगा क्वेश्चन। इनफैक्ट वो तो सिर्फ आपसे एफ सी एफ टी डायरेक्टली भी पूछ सकते हैं क्या होगा, ठीक है। इतना इजी क्वेश्चन भी आ सकता है जिसको आप मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स गलत सॉल्व कर सकते हैं, तो ये ध्यान रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे सॉल्व करें। यहाँ पे शियर स्ट्रेंथ दी हुई है 250 मेगा पास्कल, वी दिया हुआ है 180 मीटर पर मिनट, स्पीड दी हुई है 0.2, टर्निंग लिखा हुआ है। सबसे पहले तो इसको हाईलाइट कर लो। चिप थिकनेस रेशियो मतलब आर दिया हुआ है 0.5, तो के हो गया आपका R2। रेक एंगल अल्फा दिया हुआ है आपको 7। मर्चेंट थ्योरी एनालिसिस निकाल करके आपको शियर प्लेन एंगल थीटा और एफएस निकालना। आप डी और बी कंफर्म करें, आई विल बी देयर इन अ मिनट, ओके, 1 or 2 minutes।
पेनाचे तुकडे पडलेच नाही तर दिसले का? भूषण तेरा माइक चालू है. डी इज करेक्ट. थीटा 27.321. ठीक है, करेक्ट है, बिल्कुल सही हो रही, कोई दिक्कत नहीं है. और एफसीएफटी क्या आ रहा है आपका? अब यहां पर आपको थीटा पता है, अल्फा पता है और एफएस पता है. एफसीएफटी निकालना है, तो ये सेकंड टाइप का क्वेश्चन बन गया आपका. सेकंड, जो मैंने दो टाइप्स बताए थे ना, एक में आपको एफसीएफटी दिया हुआ है और एक में एफसीएफटी नहीं दिया हुआ है. तो ये एफसीएफटी नहीं दिया हुआ मतलब आपको ट्राइंगल बनाकर अब रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा. दैट इज अ मेथड यू हैव टू फॉलो. तो यहां पर अब आपके पास कोई रास्ता नहीं है, जब तक तीन एंगल एक फोर्स नहीं होगा तो आपको तीसरा एंगल निकालना ही पड़ेगा. और वो निकलेगा 2 थीटा प्लस ईटा माइनस अल्फा इक्वल टू 90 डिग्री से. लिखा हुआ भी है, मर्चेंट थ्योरी यूज करिए एनालिसिस के लिए. यहां से ईटा आ जाएगा आपका तकरीबन तकरीबन 41.3 डिग्री सेल्सियस. अब तीन एंगल और एक फोर्स से आपका पूरा ट्राइंगल सॉल्व करना पड़ेगा. दैट शुड बी द करेक्ट मेथड नाउ. आई होप यू रिमेंबर दिस ट्राइंगल. बताओ भाई, एफसीएफटी कितना आ रहा है?
FT 387, ठीक है। $567 and $387. ठीक है, यहाँ से आर निकलेगा आपका सबसे पहले, और फिर एक बार आर निकल गया तो ये वाले ट्राइंगल में एंट्री ले लीजिएगा, FCFT वाले। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो साइन ऑफ ईटा माइनस अल्फा इक्वल टू FT अपॉन आर, और कॉज ऑफ ईटा माइनस अल्फा इक्वल टू FC अपॉन। थीटा कितना आया तुम लोगों का? 27.8। फाइव 27.85 प्लस ईटा, ठीक है। तो द क्लोजेस्ट आंसर विच मैचेस इज डी ओवर हियर। ओके, मैं इसे नीचे कर देता हूँ, तो प्रिंट में प्रॉब्लम आएगी। सर अब एक ऑप्शन में 387 भी है और ए मैच हो रहा है। सर ए मैच हो रहा है सर। हाँ सर, ये मैच हो रहा है 568 वाला। 67.1373। कुछ गलती करे हो फिर कहीं ना कहीं आप लोग। 2 मिनट दो मेरे को, मेरे पास सोल्यूशन है इसका, आपकी कहीं वैल्यू चेक करता हूँ। आता तो नहीं है भाई इसका आंसर। बी है मतलब, ठीक है, एक बार मेरे पास मेरी शीट में सॉल्व है, मैं देख लेता हूँ तो पता चल जाएगा। कास्टिंग एक मिनट रुको जरा, कैलकुलेटर दे दो। टू माइनस साइन 7 16th क्वेश्चन। बी क्यों मार्क किया हुआ है यार, ऐसा कैसे हो सकता है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन, FT 387 और FC 567।
ठीक है, आप नेक्स्ट क्वेश्चन करो, मैं इसको एक बार और कंफर्म करता हूँ। चलिए, कॉन्सेप्ट तो यही लगेगा, बट हमें एक बार कैलकुलेशन में और कंफर्म करके बताता हूँ। इसको सॉल्व करो जब तक 2030। रेक एंगल 0 आएगा। रेक एंगल 0 आएगा, करेक्ट। और रेक एंगल अगर 0 आ गया तो फिर तो क्वेश्चन ही खत्म हो गया हमारा। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ की हो तुम लोग यार इसके कैलकुलेशन में। हाँ ठीक है, ये तो हो गया है। इसमें कैलकुलेशन रीचेक करो यार एक बार। आर कितना आ रहा है आप लोगों का? 688.4। 687.2। एक मिनट दोस्त रुकिएगा, हाँ, जस्ट गिव मी अ मोमेंट, सॉरी फॉर दैट।
देखिए इस क्वेश्चन का आंसर चेंज होते हैं थोड़े बहुत, क्योंकि मेरे पास तो कैलकुलेशन है उसमें तो 565 बता रहा है, मैंने भी चेक किया कटिंग फोर्स। ठीक है, मैं उस पर देखता हूँ, एक बार रिकैलकुलेशन करके चेक करता हूँ, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। ऑर्थोगोनल टर्निंग, ठीक है, इसे कोई कॉपी कर लेते हैं यहाँ पर। देखिए यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल सोबर बट वेरी गुड क्वेश्चन। कटिंग फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द फ्रिक्शन फोर्स। कटिंग फोर्स कौन सा है आपका, ये वाला। फ्रिक्शन फोर्स कौन सा है, ये वाला। ये परपेंडिकुलर है, मतलब 90 माइनस ईटा प्लस ईटा माइनस अल्फा इक्वल टू 90 डिग्री। ईटा से ईटा गया, 90 से 90 गया, अल्फा 0 डिग्री हो गया। दैट इज द पॉइंट ओवर। ओके, तो अल्फा 0 हो गया और फिर नॉर्मल फोर्स निकालना है, तो यू नो दैट कॉलेज स्टूडेंट, स्टूडेंट का अल्फा आ जाएगा, क्योंकि कॉलेज स्टूडेंट टू कैंटीन तो उसमें चलता है आपका, माइनस एफ टी साइन। तो अल्फा 0 हो गया, मतलब ये खत्म हो गया और एन एफ सी के बराबर आ गया आपका। एफ सी इज हाउ मच, एफ सी इज 1500। खत्म। तो बड़ा सिंपल और अच्छा क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन और देता हूं मैं आपको, बहुत अच्छा क्वेश्चन है वो, 2008 का, उसे करिए। ये चैलेंजिंग है आपके लिए, ठीक है, चैलेंज दे रहा हूं आपको, ऐसे चैलेंज करिए। गेट में जितने भी अच्छे क्वेश्चन आए हैं ना मैन्युफैक्चरिंग में, वो सब आपको 2008 में मिलेंगे। इन अ सिंगल पॉइंट कटिंग टूल, पेस्ट करूंगा लाके, इससे अच्छा लिख ही देता हूं मैं। साइड रेक एंगल, ठीक है, साइड रेक एंगल इज इक्वल टू ऑर्थोगोनल रेक, ठीक है, एंड प्रिंसिपल कटिंग एज एंगल लाइज बिटवीन 0 टू 90 डिग्री। प्रिंसिपल कटिंग एज एंगल फाई, जिसे हम फाई डिनोट करते हैं, राइट। लिखा है कि चिप फ्लोज इन ऑर्थोगोनल प्लेन, मतलब जैसा मैंने आपको बताया था, जब ऑर्थोगोनल प्लेन में चिप फ्लो होती है तो उसे ऑर्थोगोनल टर्निंग या ऑर्थोगोनल मशीनिंग कहते हैं। तो चिप फ्लोज इन ऑर्थोगोनल प्लेन, है ना, मतलब लैम्बडा इक्वल टू 0 दिया हुआ है आपको, ये हिंट दे दी मैंने आपको इतनी सारी। अब आपको निकालना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फाई इक्वल टू, ऑप्शन नहीं दे रहा मैं, आप सीधे आंसर बताएं, फाई की वैल्यू क्या होगी। इसको लिख लो, फिर मैं स्क्रीन चेंज करके वो वाला क्वेश्चन का एक बार सोल्यूशन देख लेता हूं। देखो एक चीज समझना, ए से भी है यहाँ पर, ओ आर एस भी है। ए से है और ओ आर एस है, ये गेट 2008 का क्वेश्चन है। अब जब ए से और ओ आर एस दोनों हो तो कहीं ना कहीं आपको कन्वर्जन यूज करना पड़ेगी, जैसे मैट्राइसिस के फॉर्म में मैंने आपको बताया, तो इससे बड़ी हिंट और कुछ नहीं हो सकती इसके लिए। चलिए, आई होप क्वेश्चन देख लिया आपने। Excuse me.
BT1 हाँ जी, बताएं इसके ऊपर फिर डिस्कशन करेंगे। वेरी गुड ऋतिक, बहुत बढ़िया लड़के, एक नंबर काम किया आपने। बिल्कुल सही जवाब ऋतिक का। आपके पास ये मैट्राइसिस है, इसको उठा लो सबसे पहले। अब साइड रेक कौन सा होता है आपका? अल्फा एक्स होता है, अल्फा वाई होता है? ये देखो सबसे पहले तो ये याद होना चाहिए आपको। ई एस ई एस ई एस ई एस ऐसे बताया था, तो साइड रेक आपका अल्फा वाई होता है। ठीक है, दिखा देता हूँ एक बार, ये देखो, सॉरी अल्फा एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई एक्स ऐसे किया था ना, तो साइड रेक आपका अल्फा एक्स होता है। और इसको एक याद रखने का तरीका ये भी है कि साइड रेक कब दिखेगा आपको। ये साइड रेक था, तो ये कौन से प्लेन में दिखेगा? अगर भूल जाओ एक्स वाई तो ये सर पाई एक्स प्लेन में दिखेगा, राइट? तो ऐसे भी याद कर सकते, याद रख सकते हो आप। अगर भूल जाओ एग्जाम में तो ऐसे रिकॉल कर सकते हो। मैं कह रहा हूं, तो अल्फा एक्स इज योर साइड रेक। और ये कह रहे हैं कि अल्फा एक्स जो है आपका, ऐसे ऐसे ले लेते, एक मिनट काम किया। अल्फा एक्स जो होगा आपका वो ऑर्थोगोनल रेक एंगल, मतलब अल्फा नॉट के बराबर। मतलब कहीं ना कहीं ये डेटा दिया हुआ है आपको और लैम्बडा 0 दिया है। और आपको क्या निकालना है? फाई निकालना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे? 10 अल्फा नॉट यहां से दिस इनटू दिस, ये इससे ये इससे, सो tan अल्फा एक्स साइन फाई प्लस cos फाई tan अल्फा, और tan लैम्बडा इक्वल टू माइनस cos फाई tan अल्फा एक्स प्लस साइन फाई। प्लीज लेट मी नो अगर कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए तो। 10, अब यहां पर ये टर्म आपकी 0 हो जाएगी, ये आपको निकालना है, ये भी आपको निकालना है। अल्फा एक्स आपको दिया हुआ है अल्फा नॉट के बराबर, ठीक है। सिमिलरली यहां पर क्या करोगे आप? tan अल्फा नॉट ही रहने दो इसको, इसको भी tan अल्फा नॉट कर दो, साइन फाई कॉस फाई tan अल्फा। बोलो। अल्फा एक्स और अल्फा वाई इक्वल है ना? नहीं, अल्फा एक्स साइड रेक एंगल, एक मिनट में क्वेश्चन ही देख रहा हूँ, हाँ क्वेश्चन कौन सा है? हाँ, इन अ सिंगल पॉइंट कटिंग टू साइड रेक एंगल एंड ऑर्थोगोनल रेक एंगल आर इक्वल। तो ऑर्थोगोनल रेक एंगल अल्फा नॉट होता है आपका,
अल्फा एक्स और अल्फा नॉट सेम है, लैम्बडा 0 है और फाई निकालना है, ये क्वेश्चन है। और तो भाई ऑर्थोगोनल प्लेन पे जो है वो तो अल्फा एक्स ही होगा ना। नहीं नहीं, वापस बोलो क्या कह रहे हो। देखो साइड रेक एंगल क्या सर जो होता है? अल्फा वाई हो गया वो सर। अल्फा वाई कहाँ हुआ? अल्फा एक्स। अल्फा एक्स हुआ, देख ले एक बार, कोई दिक्कत नहीं है, सेटिस्फाई हो जाओ फिर। ये देखो, एक ए से चल रहा है, एक ओ आर एस चल रहा है, कंफ्यूज मत हो। ये पाई एक्स प्लेन पे काटा था आपने, याद है? तो ये अल्फा एक्स है, ये साइड रेक है आपका, तो ये अल्फा एक्स है। और ऑर्थोगोनल रेक एंगल अल्फा नॉट ओ आर एस से, तो ये ए से का एंगल ओ आर एस के एंगल से बराबर है, ऐसा कह रहा है क्वेश्चन में। और ऋतिक भाई आंसर गलत है तुम्हारा, सॉरी। मैंने वैसे अज्यूम कर लिया कि साइड से रेक एंगल देखा तो साइड वाला जो साइड व्यू से देखा वो अल्फा वाई हो गया, वो गलत है। नहीं नहीं नहीं, अरे यार, इतना तुमको कल बताया मैंने यार, तो तुम ऐसी गलती कर रहे हो। हाँ, साइड रेक मतलब इसको आपने नीचे कर दिया, तो ये कहां से दिखेगा? ये एंड से तो दिखेगा आपको, पाई एक्स प्लेन में। चलो कोई नहीं। हाँ, ये हेमंत ने बिल्कुल लेकर आया लड़का सही आंसर, ऋतिक गलत है आपका। तो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है आपको कुल मिलाकर, मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है, ठीक है? दोनों से काम करो, अल्फा नॉट निकाल लो, रेशियो लेकर खत्म कर दो, आंसर आ जाएगा आपका साइन फाई इक्वल टू 1। ठीक है, करो उन दोनों को सॉल्व, आ जाएगा आपका आंसर। ये हो गया। ये वाली इक्वेशन क्या बोलती है? ये वाली इक्वेशन बोलती है आपकी साइन फाई tan अल्फा वाई इक्वल टू कॉस फाई tan अल्फा नॉट। तो यहाँ पे से तो tan अल्फा नॉट हो गया आपका साइन फाई tan अल्फा वाई। tan अल्फा वाई लिख लो, क्योंकि ये भी तो कैंसिल करना पड़ेगा आपको। cos फाई tan अल्फा नॉट अपॉन sin फाई, करो आप लोग सॉल्व, और ये हो जाएगी आपकी इक्वेशन। tan अल्फा नॉट माइनस tan अल्फा नॉट sin फाई इक्वल टू cos फाई tan अल्फा। अब कहाँ सब्स्टिट्यूट करोगे आप? tan अल्फा वाई sin फाई इक्वल टू cos फाई tan अल्फा नॉट, ठीक है? तो से ठीक है, फाइन 90 डिग्री आ जाएगा आपका करेक्ट। अगर आप इसे इसे 1 कह दो, इसे 2 कह दो, इसे 3 कह दो, इसे 4 कह दो, तो 3 और 4 को अगर आप कंपेयर करोगे तो 1 माइनस साइन फाई अपॉन कॉस फाई इक्वल टू कॉस फाई अपॉन साइन फाई, करेक्ट होगी।
ठीक चल रहा है ना यहाँ पर? तो ये साइन फाइव माइनस साइन स्क्वायर फाइव, बहुत टाइम बाद सॉल्व कर रहा हूँ ये क्वेश्चन में। ये यूजुअल क्लासरूम में आप लोगों का लेवल अच्छा है इसलिए बता दिया मैंने, तो बच्चे अब डिमोटिवेट हो जाते हैं ऐसे क्वेश्चन देख के, बोले ये क्या आया सर ना। फाइव इक्वल टू वन में फाइव की बहुत सारी वैल्यूज हो सकती है, बट 0 to 90 की रेंज दी है इसलिए हम 90 डिग्री ऑप्ट करेंगे। तो ये है दोस्तों एक क्वेश्चन, ठीक है। और प्रैक्टिस के लिए मैं अगर आपको कोई क्वेश्चन दूं, ठीक, गेट की प्रीवियस ईयर बुक्स है ना आपके पास स्टूडेंट्स? यस सर। हाँ, तो अब लगा लो, सारे क्वेश्चन बन जाएंगे आपसे मेटल कटिंग के। वो टीवी की पावर एन वाला जो है एक, वो मैं आपको बता दूंगा, मेटल कटिंग। यहाँ पर एक क्वेश्चन ये है थोड़ा सा जो बच्चा कभी कंफ्यूज हो जाता है, आप लोग नहीं होंगे बट फिर भी देख लो, कर लो। ठीक है, और एक क्वेश्चन और दे देता हूं मैं यहाँ पर आपको, IAS मशीनिंग का बना लोगे? हाँ, ये क्वेश्चन कैसे रिलेट है, ये करना तुम तो सॉल्व, मजा आ जाएगा। हो गया तुम्हारा मेटल कटिंग खत्म। ये जैसा क्वेश्चन है, जबरदस्त। ठीक है, ये वाला तो करते रहना बाद में। वो अभी जो फॉर्मूला बताया ना तुमको मैंने, फीड इक्वल टू एच अपॉन, ये भी डेरिवेशन किए थे हम, एच मैक्स इक्वल टू एफ अपॉन दिस कॉट फाइव प्लस कॉट थ्री। इससे तो ये बन जाएगा तुम्हारा आराम से, तो तुम बना लोगे। आप तो एक काम करो यार, ये क्वेश्चन लगाओ, शानदार क्वेश्चन, IAS मेंस कन्वेंशनल। डेटा ही मिसिंग है, डेटा मिसिंग मतलब दिया ही नहीं है। तो ये है आपका अल्फा वाई, और यहां से निकलेगा आपका अल्फा एक्स, और बाकी। स्क्रीन अच्छा, सॉरी सॉरी। ये और कर लो, हो गया बस मेटल कटिंग, इससे ज्यादा जरूरत पड़ेगी नहीं आपको। और एक जो 2020 में अच्छा क्वेश्चन आया है गेट का, ठीक है, वो डिस्कस करूंगा मैं आपसे, बट अभी मत करना उसको अटेम्प्ट, पहले मेरे को पूरा मेटल कटिंग पढ़ा दो, क्योंकि मशीन टूल्स के भी कॉन्सेप्ट लगेंगे, फिर उसको अटेम्प्ट करना। अभी 2020 में अटेम्प्ट करना। देखो ये है IAS मेंस का 30 मार्क्स का क्वेश्चन, अच्छा सवाल है। थोड़ा ब्रीफ कर देता हूं आपको, फिर आप सॉल्व करिएगा। ड्यूरिंग अ टर्निंग प्रोसेस विद 7 दिस डैश, यहां पर आपका अल्फा एक्स मिसिंग है। द अनडिफॉर्म्ड चिप थिकनेस ऑफ 2 mm इन विड्थ पॉइंट विड्थ ऑफ कट दिया हुआ है आपको, तो टर्निंग प्रोसेस है सबसे बड़ी बात। और ये साइड रेक होता है आपका, आप जानते हो, ठीक है। चिप थिकनेस मतलब ये आफ्टर कट की बात कर रहे हैं, T2 की 2 mm, और विड्थ ऑफ कट आपको दिया हुआ है 2.5 mm। द साइड रेक एंगल ऑफ द टूल वाज चोजन सच दैट, मतलब अल्फा एक्स इस तरह से लिया है कि अप्रोक्सीमेट आप कटिंग ऑपरेशन को ऑर्थोगोनल कटिंग अज्यूम कर सकते हो, मतलब अल्फा एक्स इज चोजन सच दैट लैम्डा इज इक्वल टू 0। अब ये FCFT दिए हुए हैं आपको, मतलब आपको डायरेक्ट फॉर्मूलेज ही यूज करने हैं कल क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। आपको फ्रिक्शन निकालना है, शियर स्ट्रेंथ निकालना है, और साइड रेक निकालना है। अब ORS का एक एंगल पता है आपको, और ASA का एक एंगल और निकालना है, और याद रखें ये फाई एस है, और फाई एस से डैश डैश एंगल आप निकाल सकते हो ORS का। करो ट्राई इसको, ये क्वेश्चन कर लो, हो गया काम आपका। अब गेट में ऐसा मत सोचना कि इतने बड़े क्वेश्चन आते हैं, गेट में छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, ये तो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग है आपके लिए बस। एक बार एप्टीट्यूड डेवलप कर दिया मैंने तरीके से, फिर गेट पे तो उसके छोटे छोटे बच्चे दिखेंगे आपको।
एक एक करके बताते जाओ, अल्फा एक्स कितना आ रहा है, बाकी चीजें क्या आ रही है। हाँ भैया, अल्फा 10, अल्फा एक्स कितना बोल रहे हो? 12, बिल्कुल सही जवाब। देखो अभी देखा हमने, टेन लैम्बडा इक्वल टू टेन अल्फा वाई साइन फाई माइनस टेन अल्फा एक्स कॉस फाई, करेक्ट? यहां से टेन अल्फा एक्स कॉस फाई, टेन अल्फा वाई साइन फाई, तो बस लैम्बडा 0 डाल दो। अल्फा वाई यहां से आ गया, ये आपका अल्फा वाई, 10 7 साइन। अब फाई कितने निकालोगे? फाइव एस प्लस फाइव इक्वल टू 90 डिग्री होता है, तो फाइव एस 30 डिग्री दिया है, तो फाइव कितना हो जाएगा? 60 डिग्री, माइनस टेन अल्फा एक्स, ये निकालना है, कॉस 60 डिग्री। तो 10 7 मल्टीप्लाई बाय साइन 60 डिवाइडेड बाय कॉस 60, ये आ गया आपका टेन इनवर्स आंसर, एग्जैक्टली 12 आ रहा है। अब कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कैसे निकालोगे? म्यू इक्वल टू एफ अपॉन एन, और इसके लिए चाहिए होता है आपको अल्फा। सबसे पहले तो अल्फा चाहिए आपको, तो अब अल्फा कहां से निकालोगे? बता सकता है कोई स्टूडेंट अल्फा कहां से निकालोगे आप? बताओ। सर कन्वर्जन पड़ेगा। हाँ, अल्फा नॉट निकालना पड़ेगा पहले आपको इसके लिए।
तो tan alpha naught is nothing but tan alpha y cos phi plus tan 13.8 कितना आ रहा है? 13.8 करेक्ट। तो यहाँ वैल्यूज फीड करोगे तो अल्फा नॉट आ जाएगा आपका 13.79 टू बी मोर प्रिसाइज 79। करेक्ट। बस क्वेश्चन अल्फा नॉट आ गया, एफसीएफटी दिया हुआ है आपको, तो अब फ्रिक्शन निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं रही। पॉइंट 81 एक मिनट रुक जाओ। 15th, हाँ 0.816 करेक्ट। करेक्ट 0.816। तो कुछ नहीं करना है, फ्रिक्शन अपॉन एन, तो कॉलेज स्टूडेंट टू यहाँ पर अल्फा नॉट हो जाएगा टू कैंटीन, इसको पुट करोगे तो 0.816 आ जाएगा। ठीक है, और शेयर स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल भी बड़ी आसानी से निकाल सकते हो आप लोग। यहाँ पर एक चैलेंज आएगा शेयर स्ट्रेंथ में। शेयर स्ट्रेंथ होता है एफ एस अपॉन एस। अब एफ एस होता है एफ सी कॉस थीटा माइनस एफ टी कॉस थीटा साइन थीटा, और एस होता है बी टी वन अपॉन साइन थीटा। और फीड दे रखी है, अच्छा एक मिनट रुक जाओ, हाँ एक गलती हुई हमसे, अनडिफॉर्म्ड लिखा हुआ है यहाँ पर। तो अनडिफॉर्म्ड लिखा है मतलब ये टी वन है डियर, ठीक है। अनडिफॉर्म्ड नहीं लिखा होता तो ये टी टू होती, राइट। सो प्लीज आई रेक्टिफाई दिस। वो टी वन दिया हुआ है आपको। सिस्टम हैंग हुआ है मेरा, एक मिनट रुक जाओ।
एक मिनट, सिस्टम हैंग हो गया था शायद। हाँ जी, आंसर बताओ भाई। तो आपके पास यहाँ पे थीटा नहीं है अभी। अब थीटा नहीं है तो क्या करोगे? व्हाट यू विल डू इफ यू डोंट हैव थीटा? तो थीटा निकाल लेंगे। टेन थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा अपॉन के माइनस साइन अल्फा। अब मेरे को एक बात बताओ, के क्या है आपका? T2 अपॉन T1। T1 दिया हुआ है, T2 दिया ही नहीं है आपको, और T2 निकालने का और कोई तरीका भी नहीं है। लेंथ वेंथ दी होती तो कहीं से कुछ रेशो बना के निकाल लेते विड्थ कांस्टेंट मान के। तो ये नहीं लग पाएगा यहाँ पर, T2 नॉट गिवन। तो अब क्या करें सर? तो आपको ये करना है कि T2 नहीं दिया ना आपको। अब बताओ क्या रास्ता बचता है, जवाब दो, क्या करोगे? कैसी फ्रिक्शन एंगल निकाल लेंगे सर। हाँ फ्रिक्शन एंगल ईटा। हाँ, तो फ्रिक्शन एंगल निकाल लो, चलो चल और लो। सर्कल। नहीं, मोर सर्कल से कुछ नहीं होगा ऋतिक। अब फ्रिक्शन एंगल निकाल लिया तूने, चल ठीक है। ये टेन ईटा इक्वल टू म्यू निकाल ले। तुमको तो थीटा चाहिए ना, थीटा कैसे निकालोगे ये पूछ रहा हूँ। सर 2 थीटा प्लस ईटा माइनस अल्फा इक्वल्स टू 90 है। हाँ सर, रिलेशन। हाँ बस। और जब तुम कन्वेंशनल एग्जाम लिखो ना कभी फ्यूचर में, जिंदगी में कभी जरूरत पड़े लिखने की, और एग्जाम को ईएसीएस के लिए फोकस कर रहे हो आप लोग, तो वहां लिख देना कन्वेंशनल में कि भाई assuming Mertens first angle theorem for calculating theta, 2 theta plus eta minus alpha equal to 90 डिग्री। तो assume करना है और 2 theta plus eta minus alpha equal to 90 डिग्री लगाना है। यहां से थीटा मिलेगा आपको, और एक बार थीटा आ गया तो बस फिर तो क्या है, बच्चों का क्वेश्चन। तो इसे पिक करना इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, क्योंकि ये लास्ट रिजॉर्ट है, इसको हमेशा यूज नहीं करते हैं। पहले दूसरी तरह से देखते हैं, अगर दूसरों से नहीं बनता तो फिर इसके पास जाते हैं। दैट्स द स्ट्रेटेजी वी यूज ओवर हियर। तो अल्फा आपका 13.89 नहीं 79 था, कितना था? 13.79 मैंने 13.79। थीटा आएगा 32.28। एफ एस आ जाएगा आपका 695.87, और ताउ एस फिर बैठेगा आपका 74.34 न्यूटन पर। चेक करो एक बार, आ रहा है नहीं आ रहा है आंसर ये।
कंफर्म कर लो ये एक बार। हो गया आंसर? आ गया सर। ठीक है। तो देखो मेटल कटिंग की टाइप 1 के जितने भी क्वेश्चन थे मर्चेंट थ्योरी के, वो आपके कंप्लीट हुए। मैं रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ, फिर बात करता हूँ आगे की, क्योंकि रिकॉर्डिंग में सब जरूरत नहीं है।